एक नजर रिवाइज कीजिएगा यार, कार्ड लें प्लीज सर। एक नजर रिवाइज करें कल क्या पढ़ा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको बता रही रिवाइज करें, कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं, आगे बढ़े। जी प्लीज, कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। राइट शेयर्स की एंट्री बताएं। कैश डेबिट एंट्री हमेशा बैलेंस हो जाएगी। एंट्री कब बैलेंस होगी, कब बैलेंस होगी? अगर नॉमिनल वैल्यू के इक्वलेंट पैसे मिले होंगे, अगर ज्यादा मिले होंगे तो फिर क्या आएगा, और अगर कम मिले होंगे। टैक्स की एंट्री बताएं, टैक्स एक्सपेंस की देख के बताएं, मैंने कब कहा जबानी बताएं, देखें ढूंढें। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, पेमेंट की एंट्री बताएं, टैक्स एक्सपेंस पेएबल की। कोई आपके जहन में क्वेश्चन आता हो कल से रिलेटेड? चलिए सर, नेक्स्ट है पेज नंबर 65 के मिड में इधर आ जाए। डिविडेंड से रिलेटेड एक डिस्कशन स्टार्ट होनी है, आपकी कंसंट्रेशन करनी चाहिए, इस तरह ना करें। काइंडली क्लास में प्लीज सीरियस हुआ करें, सारी बातें सही तरह समझ आई हो तो बात बेटा बनती है। कंसंट्रेशन रखा करें, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको समझ अगर ना आए तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारी चीजें ही रेलिवेंट होती हैं, तभी सही तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। तो मिड ऑफ द पेज आपको हेडिंग मिलेगी डिविडेंड, एंड दोबारा हाथ में पकड़ना है। कुछ एक्स्ट्रा बातें और लॉ के एंगल से आज आपके सामने आनी है। सबसे पहले डिविडेंड, कभी वर्ड आपने वैसे सुना? मैंने अभी तक आपसे कहा था कि कंपनी के केस में ड्राइंग्स का जो वर्ड है वो डिविडेंड से रिप्लेस हो जाता है। ड्राइंग्स की एंट्री जरा मेरी तरफ देख के बताएं। और मैंने आपको यहीं से कहा था कि ड्राइंग्स की जगह डिविडेंड डेबिट, प्लीज नहीं, ड्राइंग्स की एंट्री बोला, ड्राइंग्स की जगह मैंने डिविडेंड लिखा, कैश की जगह मैं कैश लिखूं, कैश की जगह कैश, डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट की जगह। अब डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट के जो इफेक्ट्स हैं वो जरा ज़हन में ला रहा। डिविडेंड डेबिट मींस डिविडेंड की एक अमाउंट डेबिट होगी, इसके इफेक्ट्स कहाँ जाएंगे? ये कोई डिविडेंड एक्सपेंस के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा? डिविडेंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसी तरह रिटेन्ड अर्निंग से माइनस होगा जिस तरह बचपन में आपके ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो रादर देन वर्ड कैपिटल, अब ये जो डिविडेंड है ये रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस होगा। तो जब हम रिटेन्ड अर्निंग्स की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट, और कल बात हुई थी कि टैक्स इन्वॉल्व है तो प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड, तो ये वो डिविडेंड है जो रिटेन्ड अर्निंग्स से माइनस होना। और जो कैश वाला सेकंड इफेक्ट है, ये करंट एसेट्स में से कैश कम होता है ना, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में से डिविडेंड लेस हो जाएगा और कैश जो है वो कैश में से लेस हो जाएगा, और अगर बैंक से पेमेंट हो रही है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ऐसे ही ठीक है सर। लेकिन अब थोड़ा सा फर्क ये है कि सोल प्रोप्राइटर या अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स ओनर होते हैं, तो एज अ पार्टनर अगर ओनर है या सोल प्रोप्राइटर, उनका तो जब दिल करे वो अपनी चॉइस के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक पैसे बिजनेस में से निकाल सकते हैं और एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट।
लेकिन जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी से अपनी चॉइस पे नहीं कि जब उनका दिल करे कंपनी में जाके पैसे उठा लें। उस केस में ये होता है कि कंपनी में शेयर होल्डर्स ने अपने बिहाफ पे जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए होते हैं वो डायरेक्टर्स फिर ये डिसीजन लेते हैं कि प्रॉफिट्स में से कितना डिविडेंड देना है। तो डिविडेंड का डिसीजन कंपनी में किसके बिहाफ पे कौन लेता है, किसके बिहाफ पे कौन लेता है? डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलना है, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलना है, प्रॉफिट में से उनका हिस्सा शेयर होल्डर्स को मिलना है, लेकिन कितना मिलना है ये डिसीजन कौन लेता है? डायरेक्टर्स लेते हैं, ऑब्वियसली विद द कंसल्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। लेकिन फाइनली डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, और अकॉर्डिंगली फिर उस डिक्लेयर्ड डिविडेंड में से शेयर होल्डर्स का पैसे मिलता है। तो कंपनी में जब डिविडेंड की एंट्री होती है तो फिर वो 2 स्टेप्स में होती है। एंट्री यही है, लेकिन 2 स्टेप्स का मतलब ये है, एक स्टेज वो होती है जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है। जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो फिर डिविडेंड देना कंपनी की ऑब्लिगेशन हो जाती है। तो उस दिन फिर एंट्री होती है डिविडेंड डेबिट और पेएबल क्रेडिट। और फिर जब पे होगा तो पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। अगर जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उसी दिन पे हो जाए तो फिर एंट्री होगी डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन आम प्रैक्टिस, नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि पहले डिविडेंड डिक्लेयर होता है, फिर अकॉर्डिंग टू द लीगल इम्प्लीकेशंस लॉ में फिर लिखा हुआ है कि अगर कुछ लिस्टेड कंपनीज होती हैं, कुछ अनलिस्टेड, थोड़ा सा इसका भी आइडिया ले लेते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज हो रहे होते हैं, उनको बोलते हैं कि वो लिस्टेड कंपनीज हैं। और जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज करने की परमिशन नहीं होती वो फिर नॉन लिस्टेड कंपनीज कहलाती हैं। तो लॉ में फिर लिखा हुआ जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका डिविडेंड विद इन 30 डेज पे होना होता है, और अगर अदरवाइज कंपनीज हैं तो 45 डेज, कुछ इस तरह की डेज की इम्प्लीकेशंस भी हैं लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। तो कंपनी के एंगल से हमेशा पहले आपके जहन में आना चाहिए डिक्लेयर डिविडेंड की एंट्री, और फिर पेमेंट बाद में होती है। तो डिविडेंड की एंट्री है वही जो ड्राइंग्स की है, लेकिन 2 हिस्सों में होती है, पहले डिविडेंड डिक्लेयर की और फिर पेमेंट की। ये जो डिक्लेरेशन और पेमेंट है ये ड्राइंग्स के केस में इसलिए एप्लीकेबल नहीं है कि इंडिविजुअल ओनर है उसका जब दिल के पैसे खुद ही उठा ले, लेकिन कंपनीज में पहले डिविडेंड अनाउंस होगा और फिर कुछ दिन बाद पे होता है, इसलिए डिविडेंड डिक्लेरेशन पे एंट्री होगी डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और फिर जब पेमेंट होगी सर फिर डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। लेट मी कंप्लीट। ये पहली जो एंट्री है कब होती है? व्हेन डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का मतलब अनाउंस कर दें, जिस दिन डायरेक्टर अनाउंसमेंट कर दें, डिसाइड कर लें, अनाउंस कर दें कि हमने डिविडेंड देना है, हमने कितना डिविडेंड देना है, जिस दिन वो डिसीजन लेना है उस दिन को कहते हैं कि डिविडेंड अब डिक्लेयर हो गया। डिविडेंड का डिसीजन जिस दिन अनाउंस कर दें उस दिन वर्ड यूज होंगे कि डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया है। और दूसरी एंट्री कब होगी? व्हेन पेड। तो जब भी मैं आपसे कहूँ कि डिविडेंड की एंट्री सुनाएं तो आपके जेन में बाय डिफॉल्ट डिक्लेरेशन की पहले एंट्री आनी चाहिए। फिर मैं अगर आपसे कहूँ कि डिविडेंड पेड की एंट्री बताएं तो फिर आपके पेमेंट की एंट्री अलग सेम रखनी है। तो मेरे तरह जरा देकर बताएं व्हाट इज द एंट्री ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड व्हाट इज द एंट्री व्हेन इट इज पेड। अब अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए तो फर्स्ट एंट्री की तरह फैक्ट्स देखते हैं। डिविडेंड डेबिट हो गए तो रिटेन अर्निंग से माइनस होगा, लेकिन अगर अभी पे नहीं हुआ तो डिविडेंड पेएबल की एक करंट लाइबिलिटीज में लाइबिलिटी बन जाएगी, और फिर जब वो पे होगा तो करंट लाइबिलिटी में डिविडेंड पेएबल खत्म हो जाएगा और कैश वाला एसेट करंट एसेट्स में कम हो जाएगा। बात क्लियर है सर? अगर डिविडेंड डिक्लेरेशन और पेमेंट की डेट सेम हो तो फिर स्टेट वे की एंट्री हो जाएगी डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन ऐसे होता नहीं है। डिविडेंड डिक्लेरेशन पहले और बाद में फिर पेमेंट होती है, इसलिए डिक्लेरेशन की एंट्री है डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट और पेमेंट की एंट्री है पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। आपके पास एंट्रीज लिखी हुई है पेज नंबर 65 पे। मेरी रिक्वेस्ट पे जरा साथ ही अपने हाथ से भी लिखने की कोशिश करना।
एनी कंफ्यूजन बात? अब मुझे एग्जैक्टली अब जेब में नहीं, 30-45 डेज का स्टोरी है। मेरा ख्याल है कि 30-45 डेज शायद, लिस्टेड अनलिस्टेड मेरा अंदाजा है। मेरा काफ़ी अर्सा पहले मैंने पढ़ा था, याद नहीं, मेरे ख्याल यही है शायद। लेकिन अगर कोई वेरिएशन है आपने लेटेस्ट शायद पढ़ा होगा। किसने पढ़ा लो? अब 10 दिन हो गए। लेकिन पहले डिक्लेरेशन है फिर पेमेंट है। नहीं अगर लिस्टेड ना हो फिर नहीं नहीं इतना ही ठीक है। जर्नलिस्ट ओके नहीं प्लीज, बस ठीक है। वो अगर 10 दिन है तो सॉरी मैं पुराना हो गया। डिविडेंड किस दिन लायबिलिटी बनता है? ये जो एंट्रीज आप लिख रहे हैं देख रहे हैं, जब डिक्लेयर होता है, डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए तो लायबिलिटी बन जाता है। कब तक लायबिलिटी रहता है? जब तक पे ना हो। डिविडेंड जब डिक्लेयर होगा तो डिविडेंड डेबिट होकर रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेगा, और पे अगर नहीं हुआ तो लायबिलिटीज में इंक्लूड हो जाएगा, और पेमेंट जब होगी तो फिर लायबिलिटी खत्म हो जाएगी कैश पे करने से, कैश कम होने से। ये एंट्रीज हमने शेयर होल्डर के एंगल से लिखी हैं या उस कंपनी के एंगल से जिसने डिविडेंड देना है? कंपनी के एंगल से। यही डिविडेंड शेयर होल्डर को तो रिसीव होना है, उसका कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? उसका भी कैश डेबिट होगा, उसके लिए शायद ये डिविडेंड इनकम बनेगी। तो शेयर होल्डर के एंगल से बहस नहीं है, कंपनी के एंगल से जो एंट्रीज है फिलहाल उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। एनी अदर कंफ्यूजन? देन सर इसी डिविडेंड की डिस्कशन में जरा कुछ और वेरिएशंस भी हैं। थोड़ी देर के लिए जरा बोर्ड पे ही देखते रहिए। लेट्स से एक कंपनी है जिसका अकाउंटिंग ईयर, अभी ये बनाएगा नहीं प्लीज, जो मैं बना रहा हूँ पहले देख लें, फिर बनाने की जरूरत होगी तो मैं बताता हूँ कहाँ लिखना है। 1 जुलाई 2020 से सपोज अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा था, और देयरफॉर 30 जून 2021 पे ईयर एंड हो गया। कंपनी के एंगल से जब ईयर एंड हो जाता है तो हर कंपनी ने, अभी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स जिनकी हमें थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी वो मैं आपके सामने बोलूंगा भी, लिखूंगा भी, आप पहले सुन लीजिएगा आराम से, उसके बाद फिर नोट कीजिएगा। हर कंपनी ने विद इन 120 डेज ऑफ द ईयर एंड अपने शेयर होल्डर्स की एक एनुअल जर्नल मीटिंग कंडक्ट करनी होती है। हर कंपनी ने विद इन 120 डेज ऑफ द ईयर एंड अपने शेयर होल्डर्स की एक एजीएम कंडक्ट करनी होती है, जिसमें शेयर होल्डर्स को बुला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ईयर भी डिस्कस होती हैं, फिर उनसे डिविडेंड डिक्लेरेशन के भी डिसीजंस करवाए जाते हैं, और भी अगर कोई बिजनेस के मैटर्स हों तो वो डिस्कस होते हैं। तो हर कंपनी ने अकॉर्डिंग टू द लॉ विद इन 120 डेज ऑफ द ईयर एंड अपने शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग कंडक्ट करनी है। उस मीटिंग को कहते हैं एजीएम, मींस एनुअल जनरल मीटिंग। एवरी कंपनी is to conduct AGM within 120 days of year end. है डेट, है डेट, है 30 जून 2021 मैंने ईयर एंड की डेट लिखी है। 120 डेज अप्रोक्सीमेटली कौन सी डेट आएगी? अब ये 120 डेज मैंने लिखे, 4 मंथ्स नहीं है एग्जैक्टली। असल में जून के बाद कौन सा महीना आता है? जुलाई में 31 डेज होंगे, अगस्त में भी 31 डेज ही होते हैं, सितंबर में 30 डेज होते हैं। कैलकुलेटर पकड़ना, जुलाई, अगस्त 31, 31 प्लस 30 सितंबर के
यहाँ तक कितने दिन हो गए? अब फर्दर फिर अक्टूबर में 31 डेज होंगे। अगर वो 31 पूरे प्लस करेंगे मेरे ख्याल 120 से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली 28 अक्टूबर शायद फाइनल डेट बने। लेकिन मेरी इस लाइन का ये मतलब नहीं है कि आखिरी दिन ही मीटिंग करनी है। विद इन 120 डेज मैक्सिमम शायद कौन सी डेट आएगी, 28 अक्टूबर तक एजीएम हो जानी चाहिए। लेकिन वो मैक्सिमम डेट होती है, उससे पहले भी कंपनीज मीटिंग कर सकती हैं। तो लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन कि हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी ने अपनी मीटिंग फाइनली कंडक्ट करनी है 25 अक्टूबर। इस दिन क्या होना है? एजीएम। इस एजीएम में एक इंपॉर्टेंट एजेंडा आइटम ये होता है, मतलब इस मीटिंग में जो डिस्कशन होनी है उनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी डिस्कस होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिस्कस। असल में कंपनी है किसकी? लेकिन कंपनी शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे चला कौन रहा है? तो डायरेक्टर्स इनिशियली अकाउंटेंट्स को हायर करके कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवा लेते हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल कर देते हैं। लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स की कंपनी की हैं, तो देयरफॉर फिर शेयर होल्डर्स के अपनी कंपनी के बारे में डिस्कशन की जाती है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो एक एजेंडा आइटम समझ जाएंगे। मीटिंग में जो डिस्कशन का पॉइंट है दैट इज डिस्कशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिस्कस्ड। ठीक है, तो समझ आ रही मेरी बात क्या कर रहा हूँ? नहीं, अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस होनी है तो अगर शेयर होल्डर्स को उसी वक्त जाके पकड़ाई जाए, शेयर होल्डर्स को मीटिंग में बुला लें, नॉर्मली होटल्स वगैरह में बुलाया जाता है, तो उस होटल में शेयर होल्डर आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉपी पकड़ा दें, तो शेयर होल्डर उसी वक्त पकड़े, उसी वक्त खोले, उसी वक्त पढ़े, ये डेफिनेटली इतना कम टाइम में भी वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो लॉ में एक एक्स्ट्रा प्रोविजन ये है कि विद इन इस एजीएम के 21 दिन पहले, किससे 21 दिन पहले, अप्रोक्सीमेटली मैं डेट्स कुछ अज्यूम कर रहा हूँ, 25 अगर अक्टूबर है तो 4 तकरीबन 21 दिन पहले लॉ की ये प्रोविजन है कि 21 दिन पहले मींस फॉर पोस्ट 4 अक्टूबर शेयर होल्डर्स को एक ऑथराइज्ड कॉपी सेंड करनी है, डिस्पैच करनी है। आजकल अब डेफिनेटली ईमेल्स का ज़माना भी है, ईमेल भी करनी है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं इसकी कॉपी रजिस्टर्ड एड्रेस पे भी सेंड की जाती है, कोरियर भी की जाती है, वेबसाइट पे ईमेल के थ्रू डिस्प्ले भी कर दी जाती है। मकसद इसका 21 दिन पहले शायद डिस्पैच करने का या सेंड करने का ये कि 21 डेज के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ लें, अपने पॉइंट्स नोट कर लें। अगर कुछ चीज़ें उन्हें समझ नहीं आ रही तो आप जैसे किसी नौजवान अकाउंटेंट को ढूंढें, उससे बैठ के पूछें ये भाईजान क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है, तो वो डिफरेंट लोगों से ओपिनियन लेकर अपनी कंपनी की पोजीशन पहले चेक करवा लें और देन अपने कंपनी के जो कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को हाईलाइट करके मीटिंग में आ जाएं और फिर मीटिंग में आके डायरेक्टर से पूछें कि हमारी कंपनी कहाँ जा रही है, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कैसे सही किया जा सकता है, फर्दर इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। तो नंबर 3 पॉइंट ये है, at least 21 days before AGM, copy of financial statement is to be dispatched to shareholders. AGM stands for, अच्छा मैंने once again at least लिखा है, 21 दिन पहले कम से कम, इससे कुछ दिन पहले भेज दें तो ठीक है, लेकिन कम से कम 21 दिन का टाइम पीरियड होना चाहिए। कोई मेरी बात फॉलो कर रहे हैं यहाँ तक? तो लेट्स अज्यूम हमारी जिस कंपनी की बात हो रही है 30 जून उसका ईयर है, मीटिंग हमारा करने का प्लान है सपोज 25 अक्टूबर, तो 4 अक्टूबर को अकॉर्डिंग टू माय डिस्कशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी सेंड होनी है। सही यहाँ तक? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए अगर कॉपी सेंड होनी है तो क्या हमारी तरफ से मींस कंपनी वालों की तरफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो चुकी होनी चाहिए? सर जी हो चुकी होनी चाहिए सर, हमारी तरफ से फाइनल होंगी तो फिर हम फाइनल एक कॉपी सेंड करेंगे। तो प्रोसीजर असल में ये होता है कि 2-3 दिन तो कम से कम इसके प्रिंटिंग में भी लग जाता है। पूरी एक बुकलेट सी बनती है जिसमें 5 तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट होते हैं, फिर कंपनी की अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इस बुकलेट सॉर्ट ऑफ, बड़ी बड़ी कंपनीज में तो काफी मोटी बुकलेट सी बन जाती है, तो उसके प्रिंटिंग में भी कुछ टाइम लग जाता है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग लेट्स अज्यूम 2 अक्टूबर वाले दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल हुई,
और इनिशियली फिर क्या होता है कि डायरेक्टर्स उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन करते हैं। तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, 4 अक्टूबर मैंने क्या लिखा था, जिस दिन डिस्पैच होनी है, और 2 अक्टूबर मैंने क्या लिखा है कि फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी पे साइन हो गया, और फिर बाकी जो मैंने 3 और 4 दिन का थोड़ा सा टाइम रखा है, ये सपोज प्रिंटिंग में लग रहा है, ठीक है। अब इसमें भी लॉ की प्रोविजंस है, चीफ एग्जीक्यूटिव ने साइन करने होते हैं और एक डायरेक्टर ने, और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव साहब पाकिस्तान से बाहर हो तो फिर 2 डायरेक्टर्स ने। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, जो चीज़ें आपको याद करनी है मैं बाद में एंड में बताता हूँ, ठीक हो गया यहाँ तक। तो डायरेक्टर्स इनिशियली साइन करते हैं, डायरेक्टर्स की तरफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो जाती हैं, फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्पैच हो जाती हैं, फिर शेयर होल्डर्स उन्हें पढ़ते हैं, अपने पॉइंट्स एजीएम में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ सवाल एक ये है कि 30 जून 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ईयर एंड क्या है हमारा, इस पूरे साल की एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट बननी है, इसी साल की बननी है, और इसी साल के एंड पे एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बननी है और अदर स्टेटमेंट्स बननी है। तो 30 जून 2021 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनली जाके 2 अक्टूबर को क्यों फाइनल हो रही है? नहीं, मतलब साइन आखिरकार कब हुए जाके, मैंने क्या अज्यूम किया, मतलब लॉ में ये 120 दिनों का टाइम पीरियड क्यों दिया हुआ है? असल में हर कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी करवाना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले तो हम अकाउंटेंट्स ने फाइनल करनी है। थोड़ी सी चंद एक एग्जांपल्स आसान आसान जो अभी तक आपको पता है। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन ज़हन में लाना, डेप्रिसिएशन की एक वर्किंग होगी सर जी, होगी सर, फिर इसकी एंट्री होगी, अगर कोई एसेट्स रिवैल्यू हो गए तो रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स होंगी। तो 30 जून ईयर एंड वाले दिन ये सारी एडजस्टमेंट्स नहीं हो जाती, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ एडजस्टमेंट्स नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में चली जाती हैं। तो हम उन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के कुछ दिन लगा के पहले एज एन अकाउंटेंट हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी करते हैं। फिर अगर IS2 में लें, इन्वेंट्रीज और मेजर डेट, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, कॉस्ट को NRV से कंपेयर करेंगे, फिर लोअर ऑफ का डिसीजन लेंगे। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के कुछ दिन हम अकाउंटेंट्स को पहले लग जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल करते हुए। फिर कंपनी के लिए कंपलसरी है कि उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी करवाना है। ऑडिट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर से। फिर जब ऑडिटर्स फाइनल करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसमें हम अकाउंटेंट्स की भी सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस पोजीशन में होती हैं कि अब उन्हें डायरेक्टर साइन करके शेयर होल्डर्स को डिस्पैच कर दें। तो ये जो मैंने बीच में टाइम पीरियड रखा है, इसमें अगर एक नॉर्मल कंपनी का भी हम अपने जेहन में कोई आइडिया लेके हैं तो 1-1.5 महीना तो ऑडिटर्स को भी लग जाता है पूरे फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने में। तो इसलिए फिर लॉ में एक टाइम पीरियड रखा हुआ है, जिस टाइम पीरियड में हम अकाउंटेंट्स भी एडजस्टमेंट करते रहते हैं और ऑडिटर्स भी अपनी एडजस्टमेंट करके फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट कर देते हैं। इनिशियली डायरेक्टर साइन करते हैं, फिर वो सेंड हो जाती हैं, फाइनल अप्रूवल AGM में शेयर होल्डर्स ही देते हैं। यहाँ तक अब सारी बात क्लियर है सर? अब आपसे यहाँ सवाल ये है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो क्या डिविडेंड डिक्लेरेशन से पहले प्रॉफिट का पता होना चाहिए? प्रॉफिट कितना है, कितना डिविडेंड दिया जा सकता है, ये पता होगा तभी डिविडेंड का डिसीजन हो सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन जाके कहाँ हुई है, फाइनल कब हुई है, बल्कि पहले ये सोचा किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब जाके फाइनल हो रही है? नहीं, 30 जून पे नहीं हो गई, वो लंबा 30 जून 2021 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके फाइनल उस दिन कंसिडर होंगी जिस दिन डायरेक्टर साइन करेंगे। तो डायरेक्टर उसी वक्त साइन करेंगे जब प्रॉफिट फाइनल हो जाएगा, एसेट्स लायबिलिटीज की सारी फिगर्स फाइनल हो जाएंगी। तो इसलिए प्रैक्टिस ये है, नॉर्मल प्रैक्टिस पाकिस्तान में ये है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो जिस ईयर से रिलेटेड हो उस ईयर से अगले साल में जाकर डिक्लेयर हो रहा होता है। आखिर इसकी क्या वजह है? क्योंकि प्रॉफिट फाइनल होते होते भी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आ जाता है। तो डायरेक्टर्स जिस वक्त साइन करने लगते हैं तो साइनिंग से जस्ट कुछ लम्हे पहले प्रॉफिट की फिगर्स देख के एक लास्ट डिसीजन फिर ये वो भी फाइनली डायरेक्टर्स फिर ये डिसीजन भी लेते हैं कि हमने इस साल डिविडेंड देना है और अगर देना है तो कितना देना है, क्योंकि उसी वक्त उनके पास प्रॉफिट की एक फाइनल फिगर अवेलेबल होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करूं कि डायरेक्टर्स ने 2 अक्टूबर को साइन किया है और इस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो आपको पता है ये डिविडेंड किस साल का है जो किस डेट पे डिक्लेयर हो रहा है? तो सर ये किस साल वाला है, किस डेट पे डिक्लेयर हो रहा है? 30 जून 2021 पे क्यों नहीं डिक्लेयर हो गया? ये शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जब तक फिगर्स ही फाइनल नहीं है डिविडेंड का भी डिसीजन नहीं हो सकेगा। तो डिविडेंड ऑफ 2021 इज डिक्लेयर्ड ऑन
तो 2 अक्टूबर 2021। अब ये डिविडेंड डिक्लेरेशन की एंट्री क्या होती है? अकॉर्डिंग टू माय डेट्स बताइए, ये एंट्री आप किस डेट पे कर रहे होंगे? किस साल का डिविडेंड है, किस साल की किस डेट पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? एक 2021 का डिविडेंड है, अगले साल में 2022 वाला साल शुरू हो गया हुआ है, जिसकी डेट है 2 अक्टूबर 2021। ये कौन से वाला साल शुरू आगे हो गया हुआ है? ईयर एंडेड 30 जून 2022 है। ये टू वाले साल में, टू वाले साल में जो अक्टूबर 2021 आएगा, टू वाला साल जो 30 जून 2022 पे एंड होगा, वो स्टार्ट कब हो रहा होगा? 1 जुलाई 2021 में। 2 अक्टूबर 2021 वाली जो डेट आएगी, उस डेट पे अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो डिविडेंड डिक्लेरेशन वाले दिन आप डबल एंट्री करेंगे, डिविडेंड डेबिट एंड डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और डेफिनेटली अगर डिक्लेयर तब जाके हुआ है, तो इसकी पेमेंट डिक्लेरेशन से पहले हो जाएगी या बाद में होगी? तो फिर डिविडेंड डिक्लेरेशन की बात तो बाद में आएगी डिक्लेरेशन से। तो पाकिस्तान में आम प्रैक्टिस यही है कि जिस साल का डिविडेंड हो, उस साल से अगले साल में डिक्लेयर होता है। यहां तक जो मैंने बात की है, इसे थोड़ा सा मैंने और भी कम करना है। पहले आप इस तरह करें, ये आपने जरा थोड़ा सा जरा नोट करना है, और मेरा ख्याल पेज नंबर 63 से जो पिछला पेज था, वहां जरा थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। खाली एक सफा है, नहीं खाली सफा जो है, यहाँ कल भी थोड़ा सा लिखा था, बन जाएगी जगह, तो वो जरा बेहतर रहेगा, शायद थोड़ा सा और भी बीच में ऐड हो जाएगा। कंप्लीट आइलैंड्स, ये जो लास्ट टाइम में हजरात हैं, बोर्ड पे देख के बताइए कुछ नजर आ रहा है? तो गुजारा हो जाएगा, ठीक है। एक नीचे टीए है,
ये इबादत जरा एक मिनट जरा एसी चलाना है, जरा किसी को भेजना है यहाँ पर क्लास में, जरा एसी ऑन करने दो, तुम किसी को भेज दो। तो जगह लिखने की तो कहानी बताइए बेटा। आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं बोल नहीं रहा, सर आवाज नहीं आ रही। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज मेरी ठीक आ रही? नोट कर लिया सर? नोट कर लिया सर? क्या हमेशा एजीएम की डेट 25 अक्टूबर होगी? क्या हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4 अक्टूबर को सेंड होंगी? तो फिर ये क्या है? क्या हमेशा डायरेक्टर 2 अक्टूबर वाले दिन ही डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे? लेकिन नॉर्मली जिस साल से रिलेटेड डिविडेंड है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ही क्यों डिक्लेयर होता है? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज करते हुए, ऑडिट करते हुए, ऑडिट करवाते हुए टाइम पीरियड लग जाता है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का। सवाल ये पैदा होता है कि डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो रिकॉर्ड होगा, ऐसे ही? तो किस साल का डिविडेंड किस साल में रिकॉर्ड हो रहा है? 2021 वाला डिविडेंड 2022 में रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक? अब जरा एक बात बीच में और ऐड कर लें, देन फिर इसे बात इसको फाइनल करते हैं। ये जरा मेरे ख्याल दोनों तरफ एक एक शायद चल रहा है, एक एक और चला रहा है। जी सर, ये दोबारा जरा बोर्ड की तरफ आ जाए, देख लो कौन सा चलेगा। देन सर ये भी मैंने आपके सामने ये वाला चला था, थोड़ी देर चलाते हैं, उस तरफ से भी चला। सलमान साहब आप एसी चलाएंगे तो बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, बच्चे अब चेक कर रहे हैं कि सलमान क्या कर रहे हैं। अगला भी चला दो, बच्चों का सर्कल पूरा हो जाए। चल बस ठीक है, अब जो भी हो। जी सर, जी मैंने अभी आपके सामने लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी वर्ड बोला है। लिस्टेड कंपनी क्या होती है सर? जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज हो सकते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज सुना था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली तो हर कंपनी ने बनानी, पूरा साल गुजर गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हर कंपनी ने बनानी है। लेकिन ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं इनके लिए एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ये है कि इन्होंने अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना के शेयर होल्डर्स को भिजवानी होती हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी है। अब क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद क्या है? एक साल में कितने महीने होते हैं? अच्छा आ गए हैं सर, सही है, नहीं सही कहा है। एक साल में क्वार्टर कितने होंगे? देयरफॉर हर क्वार्टर में 4 महीने होंगे। एक साल में 4 क्वार्टर, क्वार्टर कहते हैं चौथे हिस्से को, तो 12 महीने साल में, साल का चौथा हिस्सा अगर आप करेंगे तो हर क्वार्टर में 3 महीने, 3 इंशाल्लाह 12 पूरे हो जाएंगे। तो बोर्ड पे देखो, अगर ये कंपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाह रही है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर, 3 महीने गुजरे, 3 महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, 3 महीनों का प्रॉफिट आ गया। अगर उस 3 महीने के प्रॉफिट की बेस पे डिविडेंड दे दें तो ये भी किया जा सकता है, किया जा सकता है सर। कितना अर्सा गुजरा, प्रॉफिट सामने आ गया, अगर डायरेक्टर उसकी बेस पे डिविडेंड देना चाहेंगे तो ये भी लिस्टेड कंपनीज करती हैं, कर सकती हैं। अगला क्वार्टर पूरा करें,
अगला क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कौन सा डेट आ गई? 31 दिसंबर 2020। एक और क्वार्टर गुजरा, फिर सपोज प्रॉफिट आया, अगर देना चाहें तो फिर भी डिविडेंड दिया जा सकता है। थर्ड क्वार्टर पूरा करें, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 कौन सा क्वार्टर गुजरा? थर्ड। इसका प्रॉफिट सामने आया, इसकी बेस पे भी डिविडेंड अनाउंस किया जा सकता है। कंपलसरी है या दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। देन बेटा फोर्थ क्वार्टर के एंड पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना इलॉजिकल इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब फोर्थ क्वार्टर एंड होगा तो ईयर भी पूरा हो जाएगा, तो फोर्थ क्वार्टर की ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई जाती, फिर फोर्थ क्वार्टर के एंड पे पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। तो नॉर्मली फिर 3 क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। अब मेरे आखिरी वर्ड्स यहाँ तक गौर से सुनिएगा, अगर पूरा साल गुजर जाए और पूरे साल का प्रॉफिट सामने रख के डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो ऐसे डिविडेंड को कहा जाता है फाइनल डिविडेंड। पूरा साल गुजरा, पूरे साल का प्रॉफिट की बेस पे डिविडेंड का अगर डिसीजन लिया तो ऐसा डिविडेंड कहलाएगा फाइनल डिविडेंड। लेकिन अगर लेस देन 1 ईयर के प्रॉफिट्स की बेस पे डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो उसे बोला जाता है इंटरम। मतलब अगर क्वार्टरली बेस पे देंगे तब भी वो लेस देन 1 ईयर होगा, इंटरम कहलाएगा। अगर फर्स्ट क्वार्टर में नहीं भी दिया और सेकंड क्वार्टर के बाद पूरे 6 महीनों का बेस बना के डिविडेंड दिया है तब भी वो क्या कहलाएगा? इंटरम। तो व्हाट इज द मीनिंग इंटरम डिविडेंड? Dividend on the basis of less than 1 year's profit. And what is the final dividend? Dividend on the basis of full year's profit. ये लिखा हुआ मिल जाएगा, आपने शायद देख भी लिया, लेकिन एक मिनट पहले एक आखिरी चीज आप सुने जरा। फाइनल डिविडेंड तो पाकिस्तान में नॉर्मली कब डिक्लेयर होगा? ईयर एंड के बाद, अगले साल में। लेकिन ये जो इंटरम डिविडेंड होते हैं ये जिस साल के होते हैं क्या उसी साल में डिक्लेयर हो सकते हैं? तो इंटरम डिविडेंड जिस साल से रिलेटेड होते हैं उसी ईयर में डिक्लेयर हो जाते हैं। उसके लिए वो उस तरह की एजीएम्स वगैरह की कंडीशंस नहीं होती हैं जिस तरह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हैं। तो इंटरम नॉर्मली जिस साल का होता है उसी साल डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन फाइनल जिस साल से रिलेटेड होता है उससे अगले साल में डिक्लेयर हो रहा होता है। एक आखिरी चीज से पहले कि आप कुछ लिखें और जरा दोबारा बोर्ड पे देखें, अगर ये बिजनेस का फर्स्ट ईयर नहीं है, अगर ये बिजनेस का फर्स्ट ईयर नहीं है तो क्या कोई पिछला काउंटिंग ईयर भी होगा? क्या कोई पिछला काउंटिंग ईयर जो होगा उसकी डेट बता सकता है? 30 जून 2020 वाले ईयर के एंड की बात हो रही है। उस साल का जो डिविडेंड होगा, उस साल का जो प्रॉफिट होगा वो भी कब फाइनल हो रहा होगा? वो हमारे वाले ईयर में फाइनल हो रहा होगा। तो ट्राई किया जा सकता है तकरीबन कौन से महीने में जाके, अगर उसी तरह से हम 120 डेज की लिमिट को ज़हन में रख लें तो 2020 जो ईयर एंड था उसका जो अक्टूबर अराउंड अगर हम ज़हन में लाएं, अक्टूबर ऑफ 2020 इस 2021 वाले ईयर में पिछले साल का डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा होगा। तो क्या उसकी डबल एंट्री हमारे वाले 2021 वाले साल में हो रही होगी? हमारे वाले 2021 वाले साल में हो रही होगी। जो 2021 वाला डिविडेंड है अगर वो डिक्लेयर नेक्स्ट ईयर में जाके हो रहा है, फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं, वो फाइनल डिविडेंड किस अकाउंटिंग ईयर में जाके रिकॉर्ड हो रहा होगा? 2022। लेकिन अगर हम पिछले साल में चले जाएं 2020 में तो उसका फाइनल आ रहा होगा 2021 में, उसके इंटरम भी 2021 में आ रहे होंगे। लेकिन 2021 वाला जो इंटरम है वो 2021 वाला जो फाइनल है वो 2022 वाले ईयर में जा रहा होगा। तो किस साल वाला फाइनल रिपीट कर रहा हमारे वाले ईयर में आ रहा होगा? 2021 वाला। इंटरम जिस साल के होते हैं उसी ईयर में रहते हैं, और जो हमारे वाले पीरियड का फाइनल डिविडेंड है 2021 वाला वो फिर एजीएम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइनिंग की वजह से नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी गेन चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आप क्वार्टर्स के भी डेट्स लिखना की बातें बुक में लिखी वहीं से पढ़ सकते हैं। नहीं, वो फिर जो भी अनएडजस्टेड होगा वो फाइनली एक दफा एडजस्ट हो जाएगा। उस वक्त वक्ती तौर पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकिन 3 महीने के एंगल से तकरीबन पूरी होती हैं, लेकिन साल के एंड में फिर एक दफा दोबारा देख लिया जाता है। अगर कोई एडजस्टमेंट करनी होगी तो फिर वो प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट करके फाइनल डिविडेंड में उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो क्वार्टरली बनाई जाती हैं वो भी बड़ी केयर से बनाई जाती हैं, उनका भी रिव्यू होता है ऑडिट की तरह का, एक स्मॉल स्केल स्कोप के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करते हैं, वो भी ऑडिटर्स आते हैं। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कुछ ना कुछ रिव्यू होती हैं।
ऐसे गलत वाली बात नहीं होती, लेकिन अगर इवन देन एडजस्टमेंट्स रह जाए तो फिर एक दफा फाइनल डिविडेंड देते हुए कंसिडर हो जाती है। तो आम हालात में जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो 3 क्वार्टरली और एक फाइनल, एक 3 इंटरम डिविडेंड बेस्ड ऑन क्वार्टरली प्रॉफिट्स और एक फाइनल डिविडेंड बेस्ड ऑन फुल ईयर प्रॉफिट्स डिक्लेयर कर रही होती है। नहीं, 120 डेज वाली लिमिट जो मैंने बताई है सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, इसके लिए कोई ऐसे मीटिंग की उस तरह से रिक्वायरमेंट नहीं। तो मेरी बातों से ज्यादा तो नहीं फंस गए? चलो पेज नंबर 65 पे आते हैं। पेज नंबर 65, इसके सेंटर से नीचे जरा एक डिविडेंड की दोबारा हेडिंग होना। पहले तो ये इंटरम फाइनल जरा ढूंढ लग रहा। इंटरम मैंने क्या वर्ड्स बताया था, पढ़ के देखा था। लेस देन 1 ईयर के प्रॉफिट्स के बेस पे अगर डिविडेंड दिया जा रहा है इंटरम है, और ऑपोजिट बॉक्स में जाए जरा, अगर फुल ईयर प्रॉफिट्स के बेस पे दिया जा रहा है तो फाइनल डिविडेंड। अगला पैराग्राफ वर्ड बाय वर्ड मेरे साथ गौर से पढ़ना है, समझना सीख रहा। डिविडेंड इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। एंट्री बोला, ये किस दिन करेंगे, ये किस दिन करेंगे? जिस दिन डिक्लेयर हो, जिस दिन डिक्लेयर हो। इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, फुल कंसंट्रेट ऑफ, मैंने जो डायग्राम से बनाई हुई सामने आपके, आपने यहां से पढ़ना है और साथ साथ रिलेट करना है। इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब 30 जून 2021 वाला दिन रखना है, ईयर एंड, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ईयर एंड के बाद, बट बिफोर द डेट ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसके बाद, किससे पहले? नहीं, वो बाद में, पहले पहले यहाँ ईयर एंड के बाद, लेकिन ऑथराइजेशन से पहले। अब यहाँ जिस ऑथराइजेशन की बात हो रही है बोर्ड पे देखें, ये डायरेक्टर्स की साइनिंग को कहा जा रहा है। डायरेक्टर्स जिस दिन साइन करते हैं उस डेट को ऑथराइजेशन डेट बोलते हैं। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, नीचे है जरा अगले पैराग्राफ में, एक मिनट, अगले पैराग्राफ में जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं उसकी जरा दूसरा सेंटेंस पढ़े जरा, पहली लाइन के एंड से। ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस डायरेक्टर्स हैव साइंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर देयर फाइनलाइजेशन। समझ आ गया? ऊपर ऑफिस है, किसके बाद, किससे पहले? ईयर एंड के बाद लेकिन ऑथराइजेशन से पहले। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ईयर एंड के बाद लेकिन ऑथराइजेशन से पहले, तो उसका क्या होना है? देन सेकंड लाइन पहले पैराग्राफ की, द डिविडेंड डिक्लेरेशन इज डिस्क्लोज्ड पे रुक जाए, दोबारा बोर्ड पे देखा जरा। ये 2 अक्टूबर का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो इसकी एंट्री तो होनी है 2 अक्टूबर वाले दिन। 2 अक्टूबर 2021 वाले दिन का मतलब 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? 20 तो उसी में नजर आएगी, लेकिन ये है किस साल से रिलेटेड? अब 2021 से रिलेटेड है। आप इस कंपनी की तरह शेयर होल्डर बन जाता, आपके पास एज अ शेयर होल्डर इस कंपनी की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी तो आपको उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2021 में इस डिविडेंड डिक्लेरेशन वाली डिविडेंड की एंट्री नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं नजर आएगी? वो तो अगले साल हुई है। तो आप एज अ शेयर होल्डर आप परेशान हो जाएंगे कि जी हमारी कंपनी है, पता नहीं इस बार डिविडेंड दे रही है नहीं। तो आपको क्यों नहीं पता चला कि डिविडेंड दे रही है नहीं? डिक्लेयर बाद में हुआ है। अब आपको परेशान भी नहीं करना, आपको बताना भी कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन एंट्री क्यों नहीं कर सकते? क्यों? डिक्लेयर बाद में हुआ है। इसलिए आप लोगों को 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डायरेक्टर्स कैसे बताएंगे? नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला सफा जहन में लाया जरा। नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले सफे पे कभी आज से पहले आपने कुछ बनाया है सर? रिवैल्यूएशन जहन में लाया सर, स्केड्यूल भी बनाए हैं, रिवैल्यूएशन डिस्क्लोजर भी बनाए हैं। तो उसी नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले पेज पे शेयर होल्डर्स के लिए एक सेंटेंस लिख देंगे 2021 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि मैनेजमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ लेट्स अज्यूम 5 रुपीज पर शेयर, या परसेंटेज में भी होता है, जो भी पर शेयर या परसेंटेज होगी, ऑन 2 अक्टूबर। ये जो हम एक सेंटेंस इंग्लिश में लिख रहे हैं इसको कहा जाएगा कि हम डिस्क्लोजर दे रहे हैं। तो डिविडेंड का डिस्क्लोजर किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और एंट्री किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? जिस ईयर से रिलेटेड है उसमें इंग्लिश की एक लाइन लिख देंगे नोट्स में, ताकि उन्हें पता चल जाए कि डिविडेंड हम दे रहे हैं। लेकिन डबल एंट्री 2022 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों? क्योंकि डिक्लेयर उस साल में हुआ। अब सेकंड लाइन जरा दोबारा पढ़ें। इफ, बल्कि पहले से शुरू करें। इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड
but before the date of authorization of financial statements, then the dividend is disclosed का मतलब इंग्लिश में एक लाइन होगी together with the amount per share, फिर ये भी बताएंगे एक शेयर पे कितना डिविडेंड दे रहे हैं, इन द कहाँ नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड टू विच इट रिलेट्स, कौन सा वो साल है जिससे ये रिलेटेड है, 2021 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना है, 22 में, 21 वाली में डिस्क्लोजर आएगा और 22 वाले में जिस साल डिक्लेयर हुआ उसमें एंट्री आएगी। ठीक हो गया यहाँ तक? अब जरा इंडिविजुअली पढ़ना है और मेरी तरफ जरा देख के इसकी समरी से बोल दें। अगर डिविडेंड बैलेंस शीट डेट के बाद, ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हो रहा है, तो जिस ईयर से रिलेटेड है उस ईयर में डिस्क्लोजर इन नोट्स, और जिस ईयर में डिक्लेयर होगा उस ईयर में उसकी डबल एंट्री होगी। बोर्ड पे जरा देखें, कंक्लूजन इस तरह से है कि इंटरम डिविडेंड्स जिस साल के होते हैं वो उसी साल में ही डिक्लेयर होके रिकॉर्ड हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस है कि फाइनल जो डिविडेंड होता है वो ईयर एंड के बाद डिक्लेयर होने की वजह से नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है। लेकिन सबसे अच्छा सेंटेंस ये रहेगा, फाइनली जरा सुने, डिविडेंड उस दिन रिकॉर्ड होता है जब वो डिक्लेयर होता है। अगर हमारा एग्जामिनर कह दे, फॉर एग्जांपल बोर्ड में देखें कि 30 जून 2021 वाले दिन 2021 का डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है, तो हमने सवाल काट नहीं देना, नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर वो क्या डिक्लेयर हो गया है तो हम एंट्री किस दिन करेंगे, 30 जून 2021, और वो इसी साल में रिकॉर्ड हो जाएगी। आमतौर पे प्रैक्टिस क्या बताई है मैंने कि जिस साल से रिलेटेड होता है फाइनल अगर डिविडेंड है तो उससे अगले साल में डिक्लेयर होता है, अगले साल में डिक्लेयर होने से रिकॉर्ड होता है। अदरवाइज बेस्ट वर्ड्स आर डिविडेंड इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड, और अकॉर्डिंगली जहां हो सके डेट वाइज चलेंगे, और जहां अगर डेट्स का नहीं पता चला तो फिर वहां ये नॉर्मल सिचुएशन ध्यान में लाएंगे कि इंटरम जिस साल का है उसी साल में डिक्लेयर हुआ होगा, और फाइनल जो है वो जिस साल का है उससे अगले साल में डिक्लेयर हुआ होगा। 2020 का अगर फाइनल है तो किस साल में डिक्लेयर हुआ होगा, और 2019 का अगर इंटरम है तो वो 2019 में ही डिक्लेयर। तो यहाँ अब मेरा ख्याल ब्रेक कर लेते हैं, इंशाल्लाह नमाज के बाद दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ है मेरे, नमाज टाइम पे ब्रेक हो रही है तो 4:25 मैक्सिमम टाइम है प्लीज, 4:25। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है? और बेटा शान जाने दे गुस्सा यार, 2 अक्टूबर पे डेट लिखी है मैंने, 2 अक्टूबर पे एरो लगाया, प्लीज यार कभी तो साथ साथ चला करो यार।
अच्छा the date of the validation, the date of validation is being declared of सीधा का पैटर्न ये नहीं है कुछ में यहाँ पे देखो रिपोर्ट डेट तब अब so the date of validation पूरी लाइन की जो मेरे 30 जून के बाद ये और डेट ऑफ वैलिडेशन तो दो को हमने सब कुछ पता चल जाएगा दो को तुमने अनाउंस अभी 4 वाला मतलब बिफोर 2 तारीख से पहले या 2 तरीकों से डिक्लेयर करना है डिक्लेयर दो को होना है दो तरीकों फाइनल करते हैं वो डिक्लेयर नहीं करेंगे डिक्लेयर कर दो अब शादी करने इससे अगर डेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर 2 तारीख को डिक्लेयर करना है तब किस को ये जाके 2 तारीख को डिक्लेयर हो गया तो क्या करते हैं डेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आगे देखो पहले डिक्लेयर होएगा उसके बाद एक बार इस तरह के ना डिक्लेयर होएगा उसके बाद रिपोर्ट पोस्ट ये रिपोर्ट है उसको नहीं करेंगे तो ये कि अब तूने क्या प्रयास किया उसके नहीं पता मैं मैंने एक सवाल किया मैंने सवाल कर दिया इसने बिफोर का मतलब और भाई मैंने पूछा तो यहाँ पे डिक्लेयर डेट का फोर नोबडी क्लियर होगा ऊपर लिखा हुआ है डिवीजन डिक्लेयर उसको प्रूफ हो जाएगा कि कैप्चर डेट होगा नहीं तो क्लास नंबर मिलने जब ऑथराइज हो जाए फिर एंट्री हो ये कितना है ये सही सही कह रहे थे बड़ा जो तब है पहले तो हो गया वो बात करते हैं करके प्रूफ करती है वो ये करता है कि वाला है पापा ने बच्चों की बात मैं बच्चों की बात ना पूछना क्या है चूस ले सामने बाहर अगर गाड़ी आ रही है तो नाक बात है मुझे लगता है 4 का टाइम हो रहा है हां ये 4 का लेके बन जाएंगे फिर तो रहेगा मेरा क्या पढ़ने में सही है एक मिनट से
मुश्किल है उसका किसी का नहीं तो बहुत सारा एक चीज मार्केट वैल्यू इसकी 200 की हर बंदे मार्केट वैल्यू काम करता नहीं किया और अभी क्या पता किसके पास लड़े तो वही मेरे से
चलें सर स्टार्ट करेंगे। रजिस्टर का पेज नहीं करना था। ये बात नीचे हो, बात यार वो जरा सलमान को भेजना। रजिस्टर का एक नया पेज निकालना है। ऑनलाइन स्टूडेंट सर्विस आ गया। हेडिंग लिखें डिविडेंड, डिविडेंड जो बातें हुई अभी आज उसमें अब कंफ्यूजन तो नहीं, जहां तक बातें हुई हैं।
सामान ये जरा बंद कर लेंगे, इधर रिमोट कर गए आ जाएंगे। चले चलिए, एक नई चीज बीच में आ रही है, हेडिंग लिखें डिविडेंड, हो जाएगा बंद। बस हेडिंग लिख के रुक गया, बोर्ड पे देखूंगा। कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड दो तरह से दिया जाता है, कैश डिविडेंड भी होता है और डिविडेंड शेयर्स की फॉर्म में भी होता है। फुल कंसंट्रेट करना। कंपनीज किसको डिविडेंड देती हैं? एक वे ये है कि कंपनीज शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैश की फॉर्म में दे दें। कौन किसको क्या दे दे? अनदर वे इज कि कंपनी शेयर होल्डर्स को कैश डिविडेंड देने की बजाय कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स डिविडेंड के तौर पे दे दे। डिविडेंड किस किस फॉर्म में हो सकता है? कैश फॉर्म में भी हो सकता है और शेयर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। आप अपने आप को जरा शेयर होल्डर समझ लें, आप अपने आप को जरा शेयर होल्डर समझ लें। आपकी कंपनी अगर डिविडेंड की फॉर्म में आपको कैश दे तो आपको कैश रिसीव होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर शेयर्स की फॉर्म में आपको डिविडेंड मिले तो आपको कैश की जगह शेयर्स मिलेंगे। आपको शेयर्स का क्या फायदा? नहीं, मतलब पहले भी आप शेयर होल्डर होंगे, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स हो जाएंगे। फिलहाल कैश तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आप अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में बेच के भी कैश ले सकते हैं, और अगर आप नहीं बेचेंगे इवन देन आपके पास ज्यादा शेयर्स हो जाएंगे, उन ज्यादा शेयर्स पे आपको फ्यूचर में ज्यादा डिविडेंड मिल जाएगा। तो कंपनीज कैश डिविडेंड भी देती हैं, और अगर फॉर एग्जांपल कंपनीज कैश देने की पोजीशन में नहीं है या ज्यादा कैश देने की पोजीशन में नहीं है और शेयर होल्डर्स को नाराज भी नहीं करना चाहती, तो कैश के साथ साथ शेयर्स की फॉर्म में भी डिविडेंड दिया जा सकता है। तो डिविडेंड या कैसे दिया जा सकता है? देखें जरा यहाँ, मतलब इस तरह से एक सॉर्ट ऑफ डायग्राम सी मेरे साथ बना लें। प्लीज वेलकम सर। किसी बहाने क्लास से जाना नसीब हो जाए, आपसी फिर गेम ऑन। देन सर जी, अब ये जो कैश डिविडेंड है, ये जो शेयर्स डिविडेंड है, ये किसी इंटरम डेट पे भी दिया जा सकता है, बात पूरी होने दे मेरी तरफ, और फाइनल भी हो सकता है। मीन्स टू से इंटरम कैश डिविडेंड भी हो सकता है, इंटरम कैश डिविडेंड, और फाइनल कैश डिविडेंड भी हो सकता है। मतलब लेस देन 1 ईयर के प्रॉफिट की बेस पे भी कैश डिविडेंड हो सकता है, और पूरे साल के बाद फुल ईयर के प्रॉफिट्स की बेस पे भी कैश डिविडेंड हो सकता है। सिमिलरली शेयर्स वाला डिविडेंड इंटरम भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। तो इंटरम कैश डिविडेंड, इंटरम शेयर्स डिविडेंड, और फाइनल कैश डिविडेंड एज वेल एज फाइनल शेयर्स डिविडेंड भी हो सकता है। तो नेक्स्ट इस से लिखना, डिविडेंड देना किसने है, किसको देना है? लेस देन 1 ईयर के प्रॉफिट्स पे भी दिया जा सकता है और फुल ईयर के प्रॉफिट्स की बेस पे भी दिया जा सकता है। लेस देन 1 ईयर के प्रॉफिट्स की बेस पे कैश डिविडेंड भी दिया जा सकता है और शेयर्स की फॉर्म में भी डिविडेंड दिया जा सकता है। यानी कंफ्यूजन यहाँ तक? शेयर्स की फॉर्म में अगर डिविडेंड हो तो उस डिविडेंड को बोलते हैं बोनस शेयर्स,
शेयर्स की फॉर्म में अगर कंपनी डिविडेंड दे तो उसे कहते हैं बोनस शेयर्स। एक वर्ड कल आया था राइट शेयर्स। राइट शेयर्स किसे कहते हैं? पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 के स्टार्ट पे 2 लाइंस पढ़ के मुझे पता आपको जुबानी याद है, जरा चेक करें सही लिखा हुआ। शेयर्स इशूड to existing shareholders in proportion to the existing number of shares against consideration. Consideration किसे कहते हैं? पैसे लेके अगर existing shareholders को मुआवजा लेके पैसे या कोई और एसेट लेके अगर कंपनी अपने existing shareholders को शेयर दे तो this is called as right shares. right shares. Consideration के against अगर shares दे। मैंने वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का कॉन्सेप्ट भी मिलता जुलता है राइट शेयर से, सवाई इसके कि जरा पेज नंबर 64 पे दोबारा जाएं। मैं वही सेंटेंस जरा एक दफा जरा चेंज करके बोलता हूँ, बाद में फिर इसको दोबारा यहाँ लिखते हैं। अब मैं बोनस शेयर्स की बात करने लगा। कॉमन जो चीज है ये शेयर्स इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन। अगर पैसे लिए बगैर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे दिए जाए तो वो बोनस शेयर्स है, और अगर पैसे लेके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए जाए तो वो राइट शेयर है। तो बोनस शेयर्स की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखना जरा। बोनस शेयर्स मींस अपने हाथ से लिखना, यही वाली चीजें जो सही तरह फाइनल होनी चाहिए। बोनस शेयर्स मींस shares issued to existing shareholders shares issued to existing shareholders without consideration। क्या मतलब विदाउट कंसिडरेशन? ना पैसे ना कोई और एसेट लिए बगैर डिविडेंड के तौर पे अगर शेयर्स देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स देते हैं, ये सही है? फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे लिए बगैर शेयर्स देते हैं। कौन किसको क्या देते? क्या लिए बगैर? कंपनी शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स दे देते पैसे लिए बगैर, कंसिडरेशन लिए बगैर। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? राइट शेयर्स क्या है? अपने लफ्जों में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स दे दिए जाएं और उनसे पैसे ले लिए। अगर पैसे लिए जा रहे हैं और शेयर्स इशू किए जा रहे हैं तो एंट्री क्या है? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। कैश अगर नॉमिनल वैल्यू से कम या ज्यादा है तो प्रीमियम डिस्काउंट आ सकता है। तो बोनस शेयर्स की एंट्री क्या है वो इंशाल्लाह भी लिखेगा। लेकिन बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स में डिफरेंस क्लियर है? क्या है? कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन। और डेफिनेटली ये उसी परसेंटेज में होगा, वो मैंने सारे वर्ड्स नहीं लिखे। वही प्रोपोर्शन जब पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होगा उसी प्रोपोर्शन में नए शेयर्स ऑफर होंगे। ठीक है? जो वर्ड्स 64 पेज पे थे वो एज इट इज बोनस शेयर्स में भी रेलिवेंट है। डन है प्लीज? देन नेक्स्ट हेडिंग लिखें अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिविडेंड। या सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज लिखें, फिर बाद में सेंटर में एक लाइन लगाना। कैश डिविडेंड, एंड बोनस शेयर्स। अब मैं बोनस शेयर्स वर्ड यूज किया करूंगा अक्सर, समझ आया करेंगे इसका मतलब। शेयर्स की फॉर्म में डिविडेंड को बोनस शेयर्स कहते हैं। फिर इसके एक दो नाम और भी हैं, वो बाद में पढ़ लेते हैं। कैश डिविडेंड का मतलब है डिविडेंड कैश में देना है। कैश डिविडेंड की एंट्री पता है आपको? अच्छा, डिविडेंड कैश, अगर कैश डिविडेंड है चाहे इंटरम हो चाहे फाइनल हो, एंट्री वही है। क्या एंट्री है? डिविडेंड डेबिट होना है, कैश क्रेडिट होना है, लेकिन 2 स्टेजेस आनी है। पहले डिक्लेयर होना है फिर पे होना है। तो एक दफा दोबारा जरा अपने पास एक दफा हाथ से लिख लेते हैं। व्हेन डिक्लेयर्ड एंट्री क्या है? डिविडेंड डेबिट, पेएबल क्रेडिट, और डिविडेंड डेबिट होके कहां से लेस होगा? डिविडेंड डेबिट होके कहां से लेस होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स से। साथ RE करके लिख लें, रिटेन्ड अर्निंग्स। और पेएबल करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसने नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे हो जाना है। करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं सर?
अमाउंट पेएबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, जब पेमेंट हो जाएगी तो एंट्रीज डिविडेंड पेएबल डेबिट, डिविडेंड पेएबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। मैंने ऊपर वर्ड लिखा है कैश डिविडेंड और नीचे मैं कुछ और ही करी जा रहा हूँ। क्या जो मैंने ऊपर लिखा है वही मैं नीचे कर रहा हूँ? मैं वही करने की कोशिश तो कर रहा हूँ। डिक्लेयर्ड और पेड में बस डेट का फर्क है, वरना एंट्री असल में है क्या, डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। वक्ती तौर पे पेएबल एक अकाउंट आ जाएगा जो रहेगा जब तक पेमेंट होनी चाहिए। देन आ जाता है राइट साइड पे, और बोनस शेयर्स की अपने पहले एंट्री बनवानी है जरा। अब बोनस शेयर्स में होना क्या है, अपने जरा जेन में स्टोरी जरा फाइनल करें दोबारा। बोनस शेयर्स में शेयर होल्डर्स को क्या देना है, शेयर्स देने, कैश नहीं देना। शेयर्स देने हैं, कैश की जगह शेयर्स देने। तो कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स देगी तो कंपनी के एंगल से शेयर कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कोई भाई जरा अपना रजिस्टर दीजिएगा, मैं वापस दे देना। देखो अब शेयर्स क्या चीज है, बस रजिस्टर मैंने साइड में रखा, मैं बताता हूँ। नहीं मतलब शेयर अभी तक हम कल से वर्ड यूज करी जा रहे हैं, शेयर क्या चीज है, एक हिस्सा है। मतलब हिस्सा मीन्स क्या है, ये बिल्कुल उसी तरह से एक पेज है। एक पेज मैंने कहा था सर्टिफिकेट है, लेकिन उसकी बजाय अगर हम एक पेज को एज इट इज ले लेते हैं, लेट्स अज्यूम 100 पेजेस है, तो 100 शेयर्स, 100 हिस्से। लेट्स अज्यूम मैंने एक शेयर इशू किया, मैं कंपनी हूं, मैंने एक शेयर इशू किया, नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स बढ़ के 0 से 1 हो गए, या 100 में से 1 निकाल के 99 रह गए। मतलब यकीनन सफ़े तो कम हो गए, लेकिन बहस सफ़ों की नहीं, इंशाल्लाह सफ़े और ले लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 1 हो गए, मैंने 10 शेयर इशू कर दिए, अगर पहले भी एक किया था तो 11 हो गए, मैंने 50 शेयर्स और इशू कर दिए, 61 होगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड की बात हो रही है। सफ़े इंशाल्लाह और प्रिंट करा लेंगे, और प्रिंट करा लेंगे, नवी कॉपी ले लेंगे। तो कॉपी के सफ़े कम नहीं हो रहे, उस तरफ नहीं जाना, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बढ़ते जाएंगे। लेट्स अज्यूम बोनस शेयर्स देने से पहले 10 लाख शेयर्स इशू हो चुके हैं और कंपनी ने द बोनस शेयर्स 1 लाख शेयर्स और इशू करने हैं। आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स, क्या इशूड नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के 11 लाख हो जाएंगे या कम होके 9 लाख रह जाएंगे? तो जितने शेयर्स आप एक्स्ट्रा इशू करते जाएंगे, कंपनी के इशूड शेयर्स बढ़ते चले जाएंगे। अगर कैश पकड़ के आप ये शेयर्स इशू करेंगे तो आप एंट्री करेंगे कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बोनस शेयर्स में हम शेयर्स इशू कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं ले रहे। तो क्या शेयर्स बढ़ रहे हैं? क्या शेयर कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? शेयर कैपिटल बढ़ के क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? क्रेडिट होगा, कंपनी के एंगल से बात हो रही है once again। लेकिन कैश डेबिट होने की बजाय डिविडेंड इसलिए डेबिट होगा क्योंकि हम पैसे नहीं ले रहे और डिविडेंड के तौर पे शेयर्स दे रहे हैं। बोनस शेयर्स की जो एंट्री है उसमें डिक्लेरेशन और पेड वाली स्टोरी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पैसे तो देने नहीं है। तो बोनस शेयर्स की बस एक ही एंट्री होती है। इसको इस तरह बेहतर रहेगा कि इस एंट्री को हम एज ए रट्टा लगाने के बजाय आप अपने जहन में जरा राइट शेयर्स की एंट्री लाएं। प्लीज ले आए यार, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, बाकी ठीक है बातें अपनी जगह। अब कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट जहन में रख के जरा बोनस शेयर जहन में लाए। जरा शेयर्स इशू हो रहे हैं, जिस तरह राइट शेयर्स में शेयर इशू हो रहे हैं, इसी तरह बोनस शेयर्स में भी शेयर इशू हो रहे हैं। तो शेयर कैपिटल अपनी जगह रहेगा क्रेडिट, लेकिन कैश डेबिट होने के बजाय डिविडेंड इसलिए डेबिट हो जाएगा क्योंकि हम पैसे नहीं ले रहे, डिविडेंड के तौर पे शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ बोनस शेयर्स? डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। व्हाट इज द एंट्री ऑफ राइट शेयर्स? एंड व्हाई द एंट्री ऑफ बोनस शेयर्स इज डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट? क्योंकि इसमें कैश ना लिया है ना लेना। तो और कैश की जगह क्या डेबिट हो गया? डिविडेंड। और शेयर कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स ने इंक्रीज ही होना।
तो बात समझ आ गई इसे? बोल दें व्हाट इज द डबल एंट्री बोनस शेयर्स? डिविडेंड, डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। इसको कोई डिक्लेरेशन और पेड के एंगल से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अल्हम्दुलिल्लाह में एक ही एंट्री से हमारा काम चल जाएगा। व्हाट इज द डबल एंट्री? डिविडेंड, डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। यहां तक पहले लिखें, फिर एक छोटी सी बात और सुनिए, ये नोट करें राइट साइड। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा साथ है। ये जो सही है ना, ये असल में आपका जब आपकी जो पेशेंस है उसका टेस्ट है। पेशेंस जो मैंने वर्ड यूज किया, एक तो पेशेंस ये है कि रोज पढ़ना है, सॉरी रोज पढ़ना है, रोज क्लास में आना है, और रोज क्लास में उस वक्त से बैठना है जब से शुरू होती क्लास, और उस वक्त तक बैठना है जब तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज की आवाज ना आए। एक अपने दिल में भी आ रही होती है कि अब हो गया, बस काफी है, अल्लाह हाफिज हो जाए। तो एक तो नंबर 1 पेशेंस यही रिक्वायर्ड है। सेकेंडली, फिर डेली बेसिस पे कम से कम 1 घंटा यकीनन घर में हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रिक्वायर्ड है। और फिर ये जो कमिटमेंट है आपकी कि रोज मैंने पढ़ना है, रोज क्लास में आना है, ये कम से कम कब तक है? जब तक वंस अगेन मेरी तरफ से ये आवाज ना आए कि इंशाल्लाह अब जिंदगी में FA1 के हवाले से कभी मुलाकात नहीं हो। तो अब ये कब आवाज आएगी, ये मेरे पे छोड़े। तो ये अनफॉर्चुनेट एक ऐसी रियलिटी है, ये मैंने बात इस वक्त इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम नमाज से पहले यहाँ मौजूद थे तो बहुत से हजरात और भी थे, लेकिन उन्हें शायद सुना ये है कि अल्लाह हाफिज, और उन्होंने कहा बस बहुत हो गई है, क्या हम दोबारा ऊपर आए? तो इंशाल्लाह आपकी तरफ से कभी ऐसा रिस्पांस मुझे यकीनन नहीं आएगा। माशाल्लाह जी सर, ये बोनस शेयर्स की एंट्री सुना था मेरी तरफ देखो। देन सर ये जरा मसला ये हल कराया मेरा, ये जो एंट्री है ये अमाउंट से होगी या शेयर से होगी? शेयर से, मतलब 1 लाख शेयर से ये एंट्री हो जाएगी, और आज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शेयर की बेस पे काउंटिंग हुआ करेगी। यकीनन शेयर्स तो होंगे, लेकिन शेयर्स को अमाउंट में कन्वर्ट करना होगा, शेयर्स को अमाउंट में कन्वर्ट करना होगा। लाख शेयर्स अगर इशू हैं बोनस शेयर के तौर पे दिए, तो लाख शेयर्स की एंट्री तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिकॉर्ड नहीं ना होगी। रुपीज में, रुपयों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बन रही है, अगर डॉलर्स पाउंड में बन रही है तो अकॉर्डिंगली डॉलर्स पाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो शेयर्स की बेस पे एंट्री नहीं होगी, शेयर्स को अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज 1 लाख, सपोज मैंने ब्रैकेट में लिखा, ये फॉर एग्जांपल बोनस शेयर्स थे। अब मसला क्या, बोनस शेयर्स में पैसे हमने लेने नहीं है, क्या लेने? राइट शेयर्स में पैसे लेने हैं, तो उसमें तो कैश आएगा, जितना कैश आएगा उससे एंट्री हो जाएगी, और अगर वो कम ज्यादा आ गया तो अकॉर्डिंगली प्रीमियम डिस्काउंट की स्टोरी चल पड़ेगी। बोनस शेयर में पैसे लेने नहीं है, देयरफॉर इन शेयर्स को अमाउंट में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि सिंपली आपने बोनस शेयर्स के नंबर को नॉमिनल वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई करना। नॉमिनल वैल्यू से हमेशा क्यों मल्टीप्लाई कर देना? क्योंकि पैसे आने नहीं, तो कम ज्यादा की यहाँ कोई बहस नहीं है। सिंपली इस शेयर्स, इन शेयर्स को रुपीस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ बोनस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू पर शेयर, विच इज नॉर्मली 10 रुपीस पर शेयर। देयरफॉर अगर मैं अमाउंट के एंगल से बात करूं तो 1 लाख से या 10 लाख से 10 लाख रुपीस ही एंट्री होगी। तो ये मैंने 10 अज्यूम के, ये क्या है? नॉमिनल वैल्यू पर शेयर। ये नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है या पार वैल्यू है? नहीं, तीनों नहीं है, ये एक ही बात है। मैंने 30 रुपए नहीं लिखे, मतलब एक ही चीज के 3 नाम, मतलब तीनों नहीं, नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू या फेस वैल्यू। ये भी कंप्लीट करना। तो चीजें छोटी छोटी होती हैं सर, लेकिन अगर साथ साथ हजम हो जाए, साथ साथ सुन ली जाए, सोच ली जाए, पढ़ ली जाए। अब जरा पेज नंबर 66 पे आ जाए, जरा जो बातें जरा लिख के की हैं थोड़ी सी बुक से भी पढ़े। पेज नंबर 66 के मिड से नीचे बोनस शेयर से हेडिंग लिखी, मिल गई? बोनस शेयर्स के 2 नाम और भी लिखे हुए हैं, तो पढ़ने पे जरूरत पड़ेगी आगे
क्वेश्चन में याद होगा। बोनस शेयर्स का एक और नाम है स्टॉक डिविडेंड और कैपिटलाइजेशन इशू। तीन से नाम है। बोनस शेयर्स इजी है बोला। असल में स्टॉक डिविडेंड भी इसलिए है, कभी आपने वर्ड सुना स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां भी कोई ऐसा इन्वेंट्री वगैरह नहीं बिक रही स्टॉक एक्सचेंज में, वहां भी शेयर्स ही हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स को इकट्ठा करके समटाइम स्टॉक वर्ड बोला जाता है। तो स्टॉक डिविडेंड सिंपली मींस शेयर्स डिविडेंड। और इसी का एक और नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कैपिटलाइजेशन इशू। बहरहाल फिलहाल मेनली जहन में क्या रख लें, बोनस शेयर्स। एक लाइन नीचे पढ़े, इट इज अ सिचुएशन इन विच कंपनी इशूज न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स in proportion to existing shares without any consideration. What is the double entry? Entry will be made at the amount nominal value of shares. Therefore, there will be no premium or discount in this entry. क्या राइट शेयर्स की एंट्री में प्रीमियम डिस्काउंट आ सकता है? जब कैश आएगा तो वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ क्योंकि कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, हमने एंट्री करनी नॉमिनल वैल्यू पे है, इसलिए कोई प्रीमियम डिस्काउंट की एंट्री में बहस नहीं है। देन आज इस बात को आज कंक्लूड करके चलते हैं। पेज नंबर 66 के एंड में आ रहा है समरी ऑफ डिस्कशन अबाउट डिविडेंड, फुल कंसंट्रेशन। कुछ बातें हो गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें बीच में और करके जरा कंप्लीट लग रहा है आज हो रहे, कल से इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू ओनर्स मीन शेयर होल्डर्स। डिविडेंड जो है ये प्रॉफिट्स की शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन है, सही है? क्या आया, किसको डिस्ट्रीब्यूट करती है? तो प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी मीन शेयर होल्डर्स डिविडेंड कहलाता है। इफ डिविडेंड इज गिवन एज अ परसेंटेज, अगर क्वेश्चन में आपको कहा जाए 20% 15% डिविडेंड, 10% डिविडेंड, 25% डिविडेंड, मीन्स उसे डिविडेंड परसेंटेजेस में गिवन है, तो अब हमें डिविडेंड की अमाउंट कैसे पता चलेगी? नहीं, वो मैं बता, सवाल ये उठा है कि डिविडेंड हमें परसेंटेज में अवेलेबल है, हमें डिविडेंड की अमाउंट कैसे पता चलेगी? सवाल ये है, जवाब इंशाल्लाह मैंने देना। लेकिन इस जवाब को देने से पहले आप इस तरह करें, अपने जहन में जरा लोन लाएं, जरा बैंक से अगर लोन लिए तो एंट्री बताएं। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, लोन पेबल क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। फॉर एग्जांपल 1 लाख लोन लिए, 1 लाख रुपया सपोज लोन है, इसके पे फिर लोन पे एक इंटरेस्ट रेट होता है, लेट्स गिव 10% रेट है। ये 10% जो रेट है आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी? लोन की अमाउंट, लोन के प्रिंसिपल अमाउंट। मींस फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख है तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। तो आपने बैंक से लोन लिया है, उस पे इंटरेस्ट देना, इसको ध्यान में रखे। अब जरा इधर जरा, शेयर होल्डर से हमने क्या लिया है? शेयर्स के अगेंस्ट कैश लिया है। हमने क्या दिया है? नहीं, हमने क्या दिया है? शेयर्स दिए हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं। एंट्री बनो, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, हमने उनसे पैसे शेयर कैपिटल के लिए हैं, तो देयरफॉर ये डिविडेंड का रेट जो है ये अब शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह से लोन के इंटरेस्ट का रेट लोन से मल्टीप्लाई होके इंटरेस्ट आता है, तो डिविडेंड अगर परसेंटेजेस में दिया हो तो आपने डिविडेंड की परसेंटेज को शेयर कैपिटल की अमाउंट से मल्टीप्लाई करके डिविडेंड की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। कुछ मेरी बात समझ आई है? यकीनन ये डिविडेंड लेस कहां से होना है? देना कहां से? प्रॉफिट में से, प्रॉफिट में से लेस होना रिटेन्ड अर्निंग्स में। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होना है? डिविडेंड की परसेंटेज शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा, किस शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करनी है? जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स होती है। फर्स्ट पेज पे, पेज नंबर 63 पे। शेयर कैपिटल ने हमेशा किस अमाउंट से ही क्रेडिट होना है, चाहे पैसे नॉमिनल वैल्यू के बराबर आए, कम आए, ज्यादा है, उसे नॉमिनल वैल्यू से हो। तो उसकी रीजन ये थी नॉमिनल वैल्यू से, क्योंकि लॉ ये कहता है कि डिविडेंड की जो अमाउंट है उसे आपने कैलकुलेट करना है हमेशा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल से। प्रीमियम मिला के या डिस्काउंट मिला के? प्रीमियम डिस्काउंट मिला के नहीं। मसला फॉर एग्जांपल जो 3 सिनेरियोज आप देखें पेज नंबर 62 है, 62 63 पेज 63 पे। फर्स्ट सिनेरियो भी अगर है तब भी 10 लाख, सेकंड सिनेरियो है तब भी 10 लाख, और थर्ड सिनेरियो है मींस प्रीमियम पे इशू हो, डिस्काउंट पे इशू हो, डिविडेंड की परसेंटेज किससे मल्टीप्लाई होनी है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करके आपके पास डिविडेंड की अमाउंट आनी है। ठीक है, ये ज़हन में रखिए। अब जरा मेरे साथ सेंटेंस पढ़ो, कोई कंफ्यूजन मेरी बात में? If dividend is given as a percentage, then multiply the rate with the
अमाउंट ऑफ कौन सा शेयर कैपिटल, विच इज एट द टाइम ऑफ, अब किस शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करें, किस नॉमिनल वैल्यू से, विच इज एट द टाइम ऑफ डेक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड, यहां से अंडरलाइन करें, विच इज एट द डेट ऑफ डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। शेयर कैपिटल से आपने मल्टीप्लाई करना है, शेयर कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू से आपने रेट तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किस डेट के शेयर कैपिटल से रेट मल्टीप्लाई करना है, जिस जो डिविडेंड की अमाउंट हो, सॉरी जो शेयर कैपिटल की अमाउंट उस दिन होगी जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। मसलन फॉर एग्जांपल पेज नंबर 63 से पीछे जाएगा, आपने जो डायग्राम बनाई थी, डायग्राम में हमने 2 अक्टूबर अज्यूम किया था कि डेट ऑफ ऑथराइजेशन वाले दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो इसका मतलब फिर जो 2 अक्टूबर वाले दिन शेयर कैपिटल की नॉमिनल अमाउंट होगी उससे डिविडेंड का रेट मल्टीप्लाई होगा। क्या शेयर कैपिटल की अमाउंट्स में चेंज आता जाएगा, क्या शेयर कैपिटल की अमाउंट में चेंज आ जाता है? अगर आप फर्दर शेयर्स इशू करेंगे तो चेंज आता रहेगा ना, बोनस शेयर्स इशू हो जाएंगे, शेयर कैपिटल में चेंज आ जाएगा। तो आपने किस डेट का शेयर कैपिटल ढूंढा करना है, जिस डेट पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। बाकी इंशाल्लाह ये बात फर्दर एक्सप्लेन करने वाली है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन का डाटा आ जाए इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है, एक छोटा सा मैं कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ। अगर रेट गिवन हो डिविडेंड का तो आपने क्या ढूंढना है, कौन सा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल ढूंढनी है, और फिर किस डेट की जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो। तो कहानी यहाँ तक ज़हन में रखना, बाकी फिर इंशाल्लाह फिगर्स के साथ डेट्स के साथ बात करें। Then let's sir next sentence, इसी पैराग्राफ में लास्ट सेंटेंस है, a company may pay dividend either in cash or in the form of shares। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, एक टेबल बना हुआ है, लेकिन ये टेबल शायद आपने अपने हाथ से बना लिया हुआ है, एक नजर इंडिविजुअली पढ़ने लेफ्ट राइट साइड पर। बेटा दानिश किन चक्रों में पड़ जाता है यार, इस तरह के जालिमाना क्वेश्चन यार ना करिए, ये जरूरत पड़ेगी तो ये भी हो जाएगा, फिर अनफॉर्चुनेटली उधर ही चल जाते हैं, अगर वो हो जाए और अगर वो हो जाए, तो बेटा अगर ये हो जाए पहले ये तो कर ले, इंशाल्लाह अगर ये हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। तो प्लीज मिस्टर दानिश ऐसे तो ना करेगा, हमारा इतना भी इख्तलाफ नहीं है। एंट्रीज एक नजर रिवाइज करें साहब, क्या वही लिखी हैं जो आपने रजिस्टर पे नोट की है? व्हाट इज द डबल एंट्री, बोनस शेयर्स। देन इसके नीचे 5-6 पॉइंट्स लिखे हुए इस टेबल के, आइए जरा बस इन पॉइंट्स को आज फाइनल कर लें। बोनस शेयर्स के एंगल से एक लास्ट लॉ की प्रोविजन जरा पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट, bonus shares are distributed from share premium and if the balance of premium is not available then from retained earnings। ये बात पढ़ के ऊपर टेबल में वापस जाएगा। जो कैश डिविडेंड है लेफ्ट साइड पे उस पे आ जाएगा। कैश डिविडेंड में अगर डिविडेंड डेबिट हो रहा है ये तो हमेशा रिटेन्ड अर्निंग से ही लेस होना, लेकिन राइट साइड पे जाएगा, राइट साइड मींस बोनस शेयर्स वाली एंट्री में भी डिविडेंड डेबिट हो रहा है, लेकिन बोनस शेयर्स में जब डिविडेंड डेबिट हो तो लॉ की रिक्वायरमेंट ये है नीचे वापस आए कि ये डिविडेंड पहले आपने शेयर प्रीमियम में से लेस करना है, और अगर शेयर प्रीमियम नहीं मौजूद है तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स के में से लेस करना है। तो प्लीज बोनस शेयर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अपने लफ्जों में बोल दो। डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल ही एंट्री है, लेकिन डिविडेंड ने कहां से लेस होना, बोनस शेयर्स वाले, और अगर शेयर प्रीमियम नहीं मौजूद है तो फिर रिटेन्ड अर्निंग। तो अब वो वक्त आ गया डिफरेंटली कि हमें ये अप्लाई करने की जरूरत है, तो जरा सेंटेंसेस पूरे करने बस। नेक्स्ट लिखा हुआ डिविडेंड इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। बात ठीक है? रिकॉग्नाइज का मतलब नहीं रिकॉग्नाइज रिकॉर्डेड, सिंपली रिकॉर्डेड है। रिकॉग्नाइज एसेट रिकॉग्नाइज कर लें मींस एसेट रिकॉर्ड कर लें, तो डिविडेंड इज रिकॉग्नाइज मींस डिविडेंड इज रिकॉर्डेड। लिख लें जरा, ये मेरा ख्याल था आपको पता बात हुई है पहले। डिविडेंड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। थर्ड सेंटेंस, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, पुरानी बात रिपीट हो रही है, but before the date of authorization it is disclosed in the financial statement to which it relates। to which it relates का मतलब जिस साल से रिलेटेड है उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स में जाके लिखेंगे, और जिस साल डिक्लेयर हुआ होगा उस साल एंट्री करें। देन आज जरा फुल कंसंट्रेट, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन इज नॉट गिवन, इससे पिछले सेंटेंस में या सेकंड सेंटेंस जो ऊपर हमने पढ़ा उसमें हमने कहा कि डिविडेंड उस दिन रिकॉर्ड होना जब वो डिक्लेयर होना। तो अब अगर तो बेटा डिक्लेरेशन डेट्स हो फिर तो हम अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे, जब डेट ऑफ डिक्लेरेशन आएगी उस वक्त एंट्री कर लेंगे। लेकिन समटाइम्स अगर क्वेश्चन में डिक्लेरेशन डेट्स ना हो तो फिर हम मजबूरन क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स नीचे पढ़े। इंटरम डिविडेंड के लिए फिर हम अज्यूम करेंगे
कि वो जिस साल का है उसी साल ही डिक्लेयर हुआ होगा, और फाइनल डिविडेंड के लिए हम ये अज्यूम करेंगे कि वो जिस साल से रिलेटेड है उससे अगले साल में डिक्लेयर हुआ होगा। क्या जो लिखा है मैंने वही बोला है? फॉर इंटरम डिविडेंड क्या अज्यूम करें? डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एंड फॉर इंटरम डिविडेंड, सॉरी फॉर फाइनल डिविडेंड अज्यूम डिक्लेयर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। डेट्स अगर हो तो काटनी नहीं है, अगर डेट्स हो तो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। डेट्स ऑफ डिक्लेरेशन अगर नहीं है तो इंटरम जिस साल का होगा उसी साल डिक्लेयर, और फाइनल जिस साल का है उससे अगले साल में डिक्लेयर हुआ होगा। याद रहेगा सर? सेकंड लास्ट सेंटेंस, इफ नेचर ऑफ डिविडेंड मींस, अगर ये नहीं पता चल रहा कि फाइनल डिविडेंड है या इंटरम है, मसलन क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% डिविडेंड और ये बताया नहीं हुआ कि फाइनल है या इंटरम है, तो यकीनन इंटरम भी होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये फाइनल ही होगा। लास्ट सेंटेंस, इफ टाइप ऑफ डिविडेंड मींस, अगर ये नहीं पता चल रहा कि ये कैश में है या बोनस में है, तो फिर बोनस शेयर्स भी होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम क्या अज्यूम करेंगे? कैश डिविडेंड ही है। मसलन ये जो आखिरी 2 पॉइंट्स हैं, बल्कि जो आखिरी 3 पॉइंट्स हैं उसको समझने इकट्ठा तरह एक बोर्ड पे लिखो। लेट्स अज्यूम मैं आपके सामने लिखूं 10% डिविडेंड, 10% डिविडेंड है बेटा, बताइए कैश डिविडेंड है बोनस शेयर? कैश डिविडेंड है, नहीं लिखा हुआ तो कैश डिविडेंड है। इंटरम है या फाइनल है? नहीं लिखा तो फाइनल है। ये डिक्लेयर कब हुआ है? डेट नहीं है, डेट नहीं है, डेट नहीं है। अगर ये फाइनल डिविडेंड है तो फिर ये आफ्टर द ईयर एंड रिकॉर्ड हुआ, आफ्टर द ईयर एंड डिक्लेयर। तो इट मींस मेरे 10% डिविडेंड का सिंपली मतलब ये है कि दिस इज कंसिडर्ड, दिस इज 10% फाइनल कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर द ईयर एंड। मतलब इन्हीं 2 वर्ड्स में 10% डिविडेंड में क्या क्या छुपा हुआ है? इट इज फाइनल कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर द ईयर एंड, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट का मतलब ईयर एंड, बैलेंस शीट डेट को रिपोर्टिंग डेट भी बोलते हैं। मेरा ख्याल है ये एक छोटी सी चीज लिख रहे हैं, पेज के ऊपर जाए, पेज नंबर 67 के स्टार्ट में। जस्ट 10% डिविडेंड का मतलब इट इज फाइनल कैश डिविडेंड declared after the reporting date. एक नजर ये सारे पॉइंट्स पढ़ लें, ये जो 6 पॉइंट्स है शायद 1 2 3 4 5 6, कोई कंफ्यूजन जहन में आती है तो बता। ये असल में कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है, मतलब ये भी क्वेश्चन आपके जहन में ये भी आ सकता है कि हमेशा शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू भी रिकॉर्ड होता है, तो कुछ प्रेजेंटेशन एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स है, इसलिए लॉ है ये। तो इसमें सच अकाउंटिंग की लॉजिक उस तरह से इन्वॉल्व नहीं, लॉ को एज इट इज शायद अप्लाई किया जाता है। बाकी डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन तो उसकी है, लेकिन मेरा ख्याल जरूरत नहीं। बोनस शेयर्स का कॉन्सेप्ट ये है, कंसिडरेशन सुनिएगा सर, एक क्वेश्चन रहा है। देखिए शायद शेयर होल्डर्स प्रेफर तो ये करेंगे कि उन्हें कैश में डिविडेंड मिले, लेकिन समटाइम्स कुछ कंपनीज जो कैश देना अफोर्ड नहीं कर सकती, फॉर एग्जांपल इतना उनके पास सफिशिएंट कैश नहीं है कि वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैश फॉर्म में दे सकें। तो अब अगर वो ये डिसीजन ले लें कि हम डिविडेंड देंगे ही नहीं, तो फिर ये खतरा होगा कि शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे, कहीं कंपनी के शेयर्स बेच दें और कंपनी के शेयर की प्राइस ही डाउन ना हो जाए। तो इस खतरे से बचने के लिए फिर कंपनी कुछ ना कुछ डिविडेंड शेयर्स की फॉर्म में इसलिए दे देती है कि वो बिल्कुल ही नाराज ना हो। अब शेयर्स की फॉर्म में अगर देंगे तो कंपनी का कैश नहीं जाएगा, और शेयर्स तो शेयर सर्टिफिकेट है, एक्स्ट्रा शेयर्स इशू हो जाएंगे, तो कंपनी के ऐसे रिसोर्सेज नहीं जाएंगे। अब शेयर होल्डर को शेयर्स का फायदा क्या होगा? वो अगर चाहेगा तो ये एक्स्ट्रा शेयर्स है स्टॉक एक्सचेंज में बेच दे जाके, या फॉर एग्जांपल रख ले वक्ती तौर पे, फ्यूचर में फिर उसका नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होने की वजह से पर शेयर डिविडेंड जब ज्यादा शेयर से मल्टीप्लाई होगा तो डिविडेंड की अमाउंट बढ़ जाएगी। तो कंपनीज वैसे आम नॉर्मल सिचुएशन तो ये है कि कुछ कैश डिविडेंड और कुछ बोनस शेयर्स, लेकिन समटाइम्स अगर कैश देने की पोजीशन में नहीं कंपनी, तो ये डिसीजन लेने की बजाय कि कुछ नहीं देना,
कम से कम कुछ शेयर्स ही दे देती हैं ताकि शेयर होल्डर्स कुछ ज्यादा ही नाराजगी की तरफ ना चले, कुछ ना कुछ उन्हें खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ दे देना बेहतर है। ठीक है, नहीं ये बोनस शेयर्स दूसरी कंपनीज भी दे देती हैं, लेकिन लिस्टेड कंपनीज ही के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में से परचेज होते हैं। बाकी कंपनीज को जो शेयर्स हैं वो फिर प्राइवेटली लोगों को ढूंढ के बेचने पड़ते हैं। तो लिस्टेड कंपनी के शेयर जरा बिक जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में जरा विलिंग बायर्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं। बाकी जो कंपनीज है प्राइवेट कंपनीज या अनलिस्टेड कंपनीज, उनमें अगर आप शेयर्स बेचना चाहें तो आपको प्राइवेटली फिर बायर्स ढूंढने पड़ते हैं, जो डेफिनेटली जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसमें भी बोनस शेयर्स मिल सकते हैं। चलिए सर, हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 कल से शुरू करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो पढ़ा गया 2 दिन में इसको फाइनल कर लें। जिन हजरात के, एक सेकंड जरा काइंडली, जिन हजरात के पुराने लेक्चर्स मिसिंग हैं वो इन 2-3 दिनों को प्लीज गनीमत समझें और संडे तक काइंडली पिछला सारा बैकलॉग कवर करने की कोशिश करें। मेरी आवाज ठीक आई है सर? तो बीच में डिस्टर्बेंस तो नहीं आई सर? रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है सर? अल्लाह हाफिज सर। जिसके पास बड़ा शेयर्स होंगे, डिविडेंड डिक्लेरेशन वाले दिन जिसके पास शेयर्स होंगे उसको फिर डिविडेंड मिलता है। वैसे तो इसमें और भी चीजें हैं, बुक्स क्लोजर का भी एक मसला होता है। तो जिसके पास शेयर्स होंगे जिस दिन डिविडेंड पे होना है उसको डिविडेंड मिलेगा, चाहे किसी ने इस पूरा साल डिविडेंड का सारा साल शेयर्स रख के आखिरी दिन शेयर्स बेच दिए। तो आखिरी दिन शेयर्स बेच के जिसके पास उस दिन होंगे, जिस दिन डिविडेंड पे होना उसको भी पे होगा। ठीक है मौसम साहब? ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई और क्वेश्चन तो नहीं रहेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन तो नहीं रहेगा प्लीज? अल्लाह हाफिज़।